So today's topic is electromagnetic induction. So what is the syllabus in electromagnetic induction? That is, first part is Faraday's law. So we have Faraday's two laws of electromagnetic induction. Both the laws are important. Then induced EMF and current you have to study, Lenz's law, eddy currents, self-induction and mutual induction. तो आपको फैराडे के दोनों लॉ पढ़ने हैं, लेंस का लॉ पढ़ना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है ये पढ़ना है, एडी करंट्स पढ़ना है, सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. दिस इज द सिलेबस. नाउ द फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में फ्लक्स हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये भी सिलेबस का पार्ट है. सो व्हाट इज फ्लक्स? तो देखिए, फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी सरफेस से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं उन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम कहते हैं फ्लक्स. तो फ्लक्स निकालने का तरीका होता है, फ्लक्स का सिंबल होता है फाई. फाई बराबर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ सरफेस. अब अगर मान लीजिए सरफेस के परपेंडिकुलर के साथ मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल बना रही है, तब फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. याद रखिए, द एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस. मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सरफेस के परपेंडिकुलर के बीच का एंगल होता है थीटा. दैट इज फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स? इफ वी कंसिडर अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, then the product of magnitude of field and the area of the plane is called magnetic flux phi linked with the plane. मतलब किसी सरफेस के एरिया और उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं फ्लक्स. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन. अब फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? The SI unit of magnetic flux is Weber. सिंबल होता है कैपिटल W स्मॉल b. नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो इसको देखिए डायग्राम की मदद से समझते हैं. अगर कोई मान लीजिए कॉइल है, उसके साथ हमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें और कॉइल के पास एक मैग्नेट को तेजी से ले जाए या दूर, तेजी से कॉइल की तरफ ले जाएं या कॉइल से दूर ले जाएं, या फिर हम मैग्नेट को स्थिर रख के कॉइल को मूव करें. दोनों ही केसेस में जनरली अगर हम कहें एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है. मींस इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, देन अ टाइप ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड. ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक, जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो करंट फ्लो होता है उसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट. अब होता क्या है, जब मैग्नेट कॉइल की तरफ आता है तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो कॉइल का ये लूप भी नॉर्थ बन जाएगा, और अगर मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा है तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये बन जाएगा साउथ. ऐसा इसलिए क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का इस तरीके का नेचर होता है कि इट ऑलवेज अपोजेस दैट कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड टू. मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट का नेचर इस तरीके का होता है, ये हमेशा उस कारण का विरोध करते हैं जिस कारण ये खुद पैदा होंगे. वो कारण क्या है? दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन. मतलब अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल लूप की तरफ आ रहा है तो लूप क्या करेगा? इस मैग्नेट के मोशन को रोकने की कोशिश करेगा. तो रोकेगा तभी अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्थ पोल हो जाए, या अगर ये साउथ पोल है तो ये साउथ पोल हो जाए. सिमिलरली अगर ये नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है तो ये कॉइल क्या करेगी? इस मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगी. रोकने का मतलब अट्रैक्ट करेगी. तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ बन जाएगा, अगर ये साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल बन जाएगा. इसे फैराडे का सेकंड लॉ भी कहते हैं, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ हैविंग सच अ नेचर दैट इट ऑलवेज अपोजेस दैट कॉज बाय व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड टू. और इसे लेंज का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ लेंज या लेंज लॉ. तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग एक कपलिंग के द्वारा भी समझ सकते हैं या हम ट्रांसफार्मर द्वारा भी समझ सकते हैं.
देखिए अगर मान लीजिए एक कॉइल में हम एक ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करें और उसके पास एक दूसरी कॉइल रख दें, तो ऑल्टरनेटिंग करंट छोड़िए, हम सिर्फ करंट की बात करें, करंट जैसी इस कॉइल से गुजरेगी तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से भी लिंक्ड है, तो इसमें एक तरह से करंट पैदा होगा। तो देखिए इसमें करंट का डायरेक्शन ये है, तो देखिए दूसरी सेकेंडरी कॉइल में करंट का डायरेक्शन ये। अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दें तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा, बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो बार बार इस कॉइल में भी सेकेंडरी करंट और सेकेंडरी ईएमएफ पैदा हो जाएगा। अब आते हैं फैराडेज लॉ, इंपॉर्टेंट पार्ट है, लॉ इंपॉर्टेंट है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ? सो फैराडेज फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट इज चेंजिंग, अगर किसी सर्किट के साथ कोई मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है इन द सर्किट हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। ये नेगेटिव वैल्यू में माइनस साइन क्या है? माइनस साइन ये बताता है कि चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ का विरोध करता है, या हम कहते हैं ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स का विरोध करता है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ स्टेट्स that when a magnetic flux through a circuit is changing and induced EMF is set up across the circuit whose magnitude is equal to the negative rate of change of magnetic flux, this is called Faraday's first law। और ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। E is equal to minus delta phi b upon delta t। डेल्टा को d से भी लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, E is equal to minus d phi b upon dt। अब अगर मान लीजिए कॉइल में n टर्न्स होते हैं तो हम n का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कॉइल में जो चेंज इन फ्लक्स है वो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी है, तो n कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस n डी फाई डी अपॉन डी टी। नेक्स्ट आते हैं फैराडे सेकेंड लॉ। अब फैराडे जो पहला लॉ है फैराडे का, उसका नाम न्यूमेंस लॉ भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज न्यूमेंस लॉ। और फैराडे सेकेंड लॉ, इसी को हम लोग कहते हैं लेंज लॉ। तो फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन एनी सर्किट इज सच एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट, दिस इज ऑल्सो नोन एज लेंज लॉ। तो चाहे फैराडे का सेकेंड लॉ पूछा जाए, लेंज का लॉ पूछा जाए, दोनों में सेम लिखना है। और ये क्या कह रहा है कि दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन एनी सर्किट इज सच एज to oppose the cause that produces it, this is known as Lenz law। कि किसी क्लोज सर्किट में पैदा होने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट इस तरीके के नेचर का होता है कि हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिस कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज लेंज लॉ। अब आते हैं इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड करंट निकालें। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। अब अगर मान लीजिए उस कॉइल का रेजिस्टेंस है R, इफ द कॉइल बी क्लोज्ड एंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ इट्स सर्किट इज R, देन करंट बराबर क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल का मतलब ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो N अपॉन R डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। अब बात आती है माइनस साइन यहां से हटा दिया गया बिकॉज करंट उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है जिस डायरेक्शन में फ्लक्स चेंज होता है, ठीक, इसलिए माइनस साइन हटा दिया गया है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, जबकि इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन अपॉन आर डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। अब आते हैं मोशन ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या इसे हम मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रूविंग आ चुकी है। Suppose a thin conductor rod JK of length L is situated in a uniform magnetic field B perpendicular to the plane of paper directed downwards. The field B has been represented by the cross. Suppose the rod is moved in the plane of the paper perpendicular to its own axis with the constant velocity v towards right। अब डायग्राम समझिए, ये क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है और इसमें एक रॉड रखी है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B, एक रॉड रखी है जिसकी लेंथ है L, JK जिसे बोला है,
और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसके एंड के अक्रॉस जो ईएमएफ पैदा होगा उसे कहेंगे मोशनल ईएमएफ। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, मान लीजिए किसी चार्ज पर, जब किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाता है तो उस पर लगने वाले फोर्स को कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, और लॉरेंट्ज फोर्स बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या मौजूद होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर कंडक्टर v वेलोसिटी से चल रहा है तो हर फ्री इलेक्ट्रॉन भी v वेलोसिटी से चलेगा। अब होगा क्या? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज जो होंगे इलेक्ट्रॉन उनमें नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। क्योंकि रॉड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रही तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 1। तो हर चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन तब तक होता रहेगा जब तक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस लॉरेंट्ज फोर्स के बराबर ना हो जाए। ठीक, एक ऐसी स्थिति आएगी जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच लगने वाला लॉरेंट्ज फोर्स उनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाए। अब मान लीजिए इन दोनों एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो है V, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है वो है E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या होता है? V अपॉन L। L क्या है? दोनों एंड के बीच की दूरी। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अभी बोला है Q। तो ये सेपरेशन ऑफ चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तब तक होता रहेगा जबकि चार्जों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच लगने वाले लॉरेंट्ज फोर्स के बराबर ना हो जाए। तो Fe बराबर Fm। Fe की वैल्यू क्या है? QE, और Fm की वैल्यू क्या है? QVB। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगी वो क्या होगी? B इंटू V। अब E की वैल्यू क्या होती है? E इज इक्वल टू V अपॉन L। तो यहाँ पे कैपिटल V अपॉन L कर देंगे, L मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो जो V आया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर V, ये कैपिटल V है, दैट इज इक्वल टू BVL। इसमें स्मॉल v यूज किया गया। जो स्मॉल v है वो वेलोसिटी है, जो कैपिटल V है दैट इज मोशनल ईएमएफ। तो v इज इक्वल टू BVL। दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ। अब आते हैं सेल्फ इंडक्शन में। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? कोई कॉइल अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से बार बार मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड होगी तो कॉइल में पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड खुद उसी कॉइल से भी कनेक्ट होती हैं। तो जब कोई कॉइल अपने में होने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करने लगे, इसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है? द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच on changing the current in a coil and opposing induced EMF is set up in the very coil या same coil is called self induction। मतलब किसी कॉइल में बार बार करंट के डायरेक्शन को अगर हम बदलें तो उससे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड खुद उसी से भी तो कनेक्ट होती है। तो बार बार अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो उस कॉइल में एक बैक ईएमएफ पैदा होगा जिससे हम लोग कहते हैं इंडक्शन। तो इस फिनोमिना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। एक बार हम और बता दे रहे हैं, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच ऑन चेंजिंग द करंट इन अ कॉइल एंड अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन दैट सेम कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ठीक, ये डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा सेल्फ इंडक्शन की। अब आता कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए लेट अस कंसीडर अ कॉइल ऑफ n टर्न्स। एक कॉइल है जिसमें n टर्न्स दिए हैं, कैरिंग अ करंट I, उसमें I एम्पियर का करंट चल रहा है। लेट phi बी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द कॉइल। उस कॉइल के हर एक टर्न्स के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो है phi b। देन द नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज n phi। एक कॉइल के साथ अगर phi b मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है तो n कॉइल के साथ कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगी? n phi b। If no magnetic material iron are present near the coil, मतलब उस कॉइल के पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल ना प्रेजेंट हो, then the number of flux linked
with the coil is proportional to the current I. ये फॉर्मूला होता है कि the total flux is proportional to the current flowing in the conductor. तो N phi b is proportional to I. इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कैपिटल N, मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, N phi b is equal to Li, where N is called constant called the coefficient of self induction or self inductance of the coil by the above equation we have. अब हम N को प्रिंसिपल बना दें तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N phi b अपॉन I. ये फॉर्मूला हो गया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का. अब इसकी डेफिनेशन अगर पूछा जाए, सिर्फ आपसे पूछा जाए व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो आप यहां से लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बराबर क्या होगा, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. ये आप उसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा और ये फॉर्मूला लिख दीजिए, दैट इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. अब अगर देखिए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी. मान लीजिए करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगी, तो फ्लक्स चेंज को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई. तो डेल्टा हम बाहर लिख सकते हैं माइनस एन माइनस डेल्टा एन फाई अपॉन डेल्टा टी. एन फाई बी को हम लिख सकते हैं एल आई. तो यहां पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन फाई बी की जगह लिख दिया एल आई, ये जो अभी हमने पहले बताया. तो क्योंकि देखिए सेल्फ इंडक्शन तो नहीं बदलता, बदलता क्या है, करंट. अगर करंट की वैल्यू में चेंज हो रहा है तो E का एक फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी. अब देखिए L को बना देते हैं यहां से प्रिंसिपल, तो L बराबर क्या होगा, माइनस ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई. ये भी एक फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का. एक डेफिनेशन यहां से लिख सकते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज यूनिटी. इसे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी को क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 यूनिट हो तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा. अब आता है यूनिट क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की. इंडक्शन की यूनिट याद रखिए, इंडक्शन की यूनिट होती है हेनरी और सिंबल होता है कैपिटल एच. अब आता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड. इसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है. लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग एयर कॉइल्ड सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. एक सोलेनॉइड है जिसकी टोटल लंबाई L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. हैविंग कैपिटल N क्लोजली वूंड टर्न्स, और उसमें कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है. द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, जिसे हम स्मॉल n कहते हैं. ये पहले भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन L. लेट I बी द करंट थ्रू द सोलेनॉइड. मान लिया सोलेनॉइड में I एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है. The magnitude of the magnetic field inside the solenoid in SI unit is given by. अब सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई. ये पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं. और एन अपॉन एल को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन. तो देखिए, तो फाई बराबर क्या होता है, बी ए. तो B की वैल्यू ये लिखा है, इंटू ए कर दिया, तो क्या होगा म्यू नॉट एन अपॉन एल आई ए. अब अगर हम दोनों साइड n का मल्टीप्लाई करते हैं तो n फाई बी बराबर n म्यू नॉट n अपॉन एल आई ए. n और n क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर. तो n फाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए अपॉन एल. अब देखिए, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड इज देयरफॉर L बराबर क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन n फाई बी अपॉन आई. आई को अगर हम यहां लिया है तो ये होगा L की वैल्यू, तो बचेगा क्या, म्यू नॉट n स्क्वायर अपॉन एल इंटू. This is the formula of coefficient of self-induction of a long solenoid. L is equal to mu n square A upon L. अब आते हैं म्यूचुअल इंडक्शन में. What is म्यूचुअल इंडक्शन? मान लीजिए एक कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है जबकि दूसरी कॉइल में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, बट वो इसके करीब रखी है. तो अगर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो तो बार बार डायरेक्शन बदलेगा, या करंट की वैल्यू बार बार बढ़ाएं और घटाएं तो क्या होगा, इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इससे भी लिंक्ड है. तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो वो इसमें चेंज आएगा, तो इसमें एक तरह का इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा. देखिए, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे चल रहा है जबकि इसमें करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट आ रहा है.
तो इसमें प्रोड्यूस हुआ जो ईएमएफ होगा उसे हम कहेंगे कोफिशिएंट, उसे कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब देखिए म्यूचुअल इंडक्शन हम लोग को समझ में आ गया। देखिए यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं, इफ वी प्लेस टू कॉइल्स नियर ईच अदर, पास द इलेक्ट्रिक करंट इन वन ऑफ देम और चार्ज द करंट ऑलरेडी पासिंग थ्रू इट or stop the current, then an EMF is induced in the second coil. This phenomena of the electromagnetic induction is called mutual induction. तो यहां से यहां तक नोट कर लीजिए। फर्स्ट कॉइल को कहते हैं प्राइमरी कॉइल और सेकंड कॉइल को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये प्रिंसिपल यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर में। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। लेट अ करंट ऑफ I1 एम्पियर फ्लोज इन द प्राइमरी कॉइल। Let due to this current, the magnetic flux linked with each turn of the secondary coil is phi2 और number of turns in secondary coil क्या है N2। तो जो total flux linked हो जाएगा वो क्या हो जाएगा N2 phi2। N2 phi2 proportional क्या होगा current flowing in the primary coil, that is I1। तो अब इस proportionality को हटाने के लिए constant यूज करेंगे, that is capital N। तो N2 phi2 is equal to M I1। ये हो गया आपका एक रिलेशन, जहां पर m क्या है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को प्रिंसिपल बना दे तो m बराबर क्या होगा N2 phi2 अपॉन I1। अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की। द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन वन कॉइल सेकेंडरी कॉइल व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज इन द अदर कॉइल और प्राइमरी कॉइल। जब प्राइमरी कॉइल में यूनिट एम्पियर का करंट फ्लो हो तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल से लिंक टोटल फ्लक्स के बराबर होता है। अब हम जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है N2 डेल्टा phi2 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा बाहर ले लें तो क्या होगा N2 phi2। N2 phi2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं M I1। तो वैल्यू रखेंगे तो E2 बराबर क्या होगा माइनस डेल्टा M I1 या माइनस M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। अब इसे हम लिख सकते हैं E2 बराबर माइनस M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। M को प्रिंसिपल बना दें तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। अब यहां से डेफिनेशन लिखना चाहिए तो क्या होगा, द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन of two coil is equal to the numerical value of induced EMF in the secondary coil when the rate of change of current in the primary coil is unit। अगर प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी हो तो म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हुए इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। म्यूचुअल इंडक्शन की भी यूनिट क्या होती है हेनरी, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आता है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। मान लीजिए एक सोलेनॉइड के ऊपर एक दूसरी सोलेनॉइड है। देखिए एक सोलेनॉइड ये डार्क कलर से रिप्रेजेंट की गई और एक दूसरी सोलेनॉइड इसके ऊपर लाइट कलर से रिप्रेजेंट की गई। अगर ये डार्क कलर वाली में करंट फ्लो हो तो इससे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में एक तरह का करंट पैदा कर देगी या ईएमएफ पैदा कर देगी। इसे इस फॉर्मूले को हमें निकालना है। तो मान लीजिए प्राइमरी कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो क्या होगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 अपॉन N इंटू I1। N1 क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। L क्या है, लेंथ ऑफ द प्राइमरी कॉइल। यहाँ कैपिटल L लिखा है, यहाँ फॉर स्मॉल l लिखा है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगी वो क्या होगा, BA। तो B म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1 इंटू A कर दिया। अब अगर हम दोनों साइड N2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी N2 का इसमें भी N2 का, तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, M इज इक्वल टू N2 phi2 अपॉन I1। तो N2 phi2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M I1। तो अगर हम ये वैल्यू रखें हम यहाँ पर तो N2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो म्यू नॉट N1 इंटू L I1 A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L इंटू A। दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अ कोएक्सियल सोलेनॉइड। अच्छा, N1 अपॉन L को लिख सकते हैं स्मॉल n1, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द प्राइमरी कॉइल। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया, कैपिटल M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 कैपिटल N2 A। फॉर्मूला याद रखिएगा। अब आता है एडी करंट्स, इसे फोकॉल्ड करंट्स भी कहते हैं। देखिए किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अगर किसी कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन को वॉल्यूम के अंदर गोल गोल घुमाने लगेगी।
और इलेक्ट्रॉन का चलना क्या डेवलप करता है? करंट। तो इस तरह का जो करंट होता है उसे कहते हैं एडी करंट्स। तो देखिए एडी करंट्स क्या है? व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। फोकॉल्ट साइंटिस्ट का नाम है, इन 1895 ऑब्जर्व दैट व्हेन अ पीस ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर मेटल प्लेट को किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखें और मूव या मेटल को मूव कराया जाए इन अ मैग्नेटिक फील्ड कॉजिंग इन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट, द इंड्यूस्ड करंट इज सेट अप थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल। तो मेटल के पूरे वॉल्यूम में एक तरह का इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है विच अपोजेस द मोशन ऑफ मेटल, जो क्या करता है? मेटल के मोशन को या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करता है, रोकता है। These currents are similar to the eddy currents produced in water. ये जो करंट पैदा होता है ये पानी में पैदा होने वाले एडी करंट्स के सिमिलर होता है। Hence these, एडी का मतलब होता है भंवर, ठीक है? When these currents are called eddy currents. Hence these currents are called eddy currents. इसलिए इन धारा को या इस करंट को एडी करंट्स कहते हैं, ठीक? अब आते हैं न्यूमेरिकल्स में इसके। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग 60 टर्न्स, ये कैपिटल एन दिया गया है, एंड एरिया दैट इज कैपिटल ए 0.4 मीटर स्क्वायर इज हेल्ड एट राइट एंगल्स टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, थीटा दिया है 90 डिग्री, ऑफ फ्लक्स डेंसिटी B दिया गया 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फाई निकालना है। फाई बराबर क्या होता है? BA। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। अगर N दिया तो NBA हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या होगा? N कितना है? 60। B कितना है? 5 × 10⁻⁵। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 0.4। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.2 × 10⁻³ वेबर। देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 2018 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया। तो देखिए एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया, ये ए है, एंड 100 टेंस ये कैपिटल एन दिया है। इस प्लेस परपेंडिकुलर थीटा 90 डिग्री है टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये बी दिया है। इफ द कॉइल इज विथड्रॉन, निकाली जाती है फ्रॉम द फील्ड इन 40 मिली सेकेंड, टाइम दिया गया 40 मिली सेकेंड मतलब 40 × 10⁻³ कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई बताना है। पहले हम फाई कैलकुलेट करेंगे। फाई बराबर क्या होगा? BA डेल्टा फाई। देखिए डेल्टा फाई क्या होगा? जब कॉइल अंदर थी तो उसमें चेंज होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स था 0, जब कॉइल खींच ली गई तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ? BA। तो डेल्टा फाई बी बराबर होगा 0 - फाई बी, तो क्या आएगा? -5B या -BA। तो डेल्टा फाई बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, दैट इज इक्वल टू -5 × 10⁵ वेबर। टाइम इंटरवल क्या है? डेल्टा टी कितना है? 40 मिली सेकेंड मतलब 40 - 10⁻³ सेकेंड। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -n डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। -n कितना दिया? 100 इंटू डेल्टा फाई बी की वैल्यू क्या? -5 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना? 40 × 10⁻³ सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.125 वोल्ट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ? 0.125 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था देखिए 2005 में पूछा गया है। अब ये देखिए क्वेश्चन 2017 का है। AB and CD are two parallel conductors kept 1 मीटर अपार्ट। दो पैरेलल कंडक्टर है, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, एंड कनेक्टेड बाय रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ R ऑफ 6 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम। दे आर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड B, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B = 3 × 10⁻² टेस्ला, which is perpendicular to the plane of conductor and directed into the paper. A wire MN, एक वायर MN है जो AB और CD पर स्लाइड किया जाता है, and CD then made to slide with a velocity. वायर की वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड. Neglect the resistance of AB and CD and MN. Calculate the induced current flowing through the resistor. तो पहले हम मोशनल ईएमएफ निकालेंगे। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? E = BVL। तो B हमारे पास दिया गया है, वेलोसिटी मेंशन है, दैट इज वेलोसिटी इज गिवन
ये आर दिया गया है, ये 1 मीटर अपार्ट दूरी दी गई है, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। एल कितनी है, एम एन की लेंथ। एम एन की लेंथ क्या होगा, जो दोनों तारों के बीच की दूरी, दैट इज 1 मीटर। अब ई बराबर क्या होता है, सॉरी आई बराबर क्या होता है, ई अपॉन आर, तो दैट इज बी वी एल अपॉन आर। तो बी वी एल मतलब 3 इंटू 10⁻² इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 6। सॉल्व करेंगे तो कितना है, 10⁻² एम्पियर। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एन ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, ये स्मॉल ई दिया है, इन अ कॉइल व्हेन करंट इन इट इज चेंज फ्रॉम 0 एम्पियर टू 10 एम्पियर। तो डेल्टा आई की वैल्यू हो गई 10 एम्पियर इन 0.4 सेकेंड। डेल्टा टी दिया 0.4 सेकेंड। देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो ई बराबर क्या होता है, माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो ये मॉड के फॉर्म में दे दिया है, डजन मॉड का मतलब है माइनस साइन निग्लेक्ट कर देंगे, तो आप सीधे लिख सकते हो एल इज इक्वल टू ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। देखिए माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ लेंस के लॉ के हिसाब से बताया गया है, ठीक है, वैल्यू में नहीं यूज करते। तो एल बराबर ई है 2 इंटू डेल्टा टी है 10 और डेल्टा आई है 0.4। देखिए यहाँ कुछ गलती की है, डेल्टा टी मल्टीप्लाई में डेल्टा आई इसमें, तो डेल्टा आई की वैल्यू है 10। ये देखिए ये उल्टा कर दिया है, डेल्टा आई है 10 और डेल्टा टी है 40, तो ये उल्टा रखा जाएगा, देन सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा, दैट इज 50 हर्ट्ज। ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके जो भी डाउट्स हैं वो नेक्स्ट ट्यूसडे को आप लोग जूम क्लास पे पूछ सकते हैं।